कहानी शुरू होती है गहरे और शांत स्पेस से, जहां एक बहुत बड़ा कमर्शियल टोइंग स्पेसशिप नोस्ट्रोमो धरती की तरफ वापस लौट रहा है। ये शिप कोई आम पैसेंजर शिप नहीं है, बल्कि एक पूरी की पूरी रिफाइनरी को खींच कर ले जा रहा है, जिसमें करोड़ों टन मिनरल ओर लदा हुआ है। शिप के अंदर एकदम सन्नाटा है, क्योंकि सभी 7 क्रू मेंबर्स हाइपर स्लीप में हैं। उनका सफर बहुत लंबा है, इसलिए वे डीप स्लीप पॉड्स में सो रहे हैं, ताकि उनकी उम्र न बढ़े और वे आराम से धरती तक पहुंच सकें। शिप को पूरी तरह से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर कंट्रोल कर रहा है, जिसे क्रू प्यार से मदर बुलाता है। तभी मदर के रडार पर एक अजीब सा सिग्नल कैच होता है। सिस्टम तुरंत एक्टिवेट हो जाता है और एक एक करके क्रू मेंबर्स के स्लीप पॉड्स खुलने लगते हैं। सब लोग ऐसे उठते हैं जैसे एक लंबी और थका देने वाली नींद से जागे हों। सब फ्रेश होते हैं, कॉफी पीते हैं और ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठकर हंसी मजाक करने लगते हैं। क्रू में कैप्टन डलास है, जो सबका बॉस है। वारंट ऑफिसर रिप्ली है, जो रूल्स को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट है। नेविगेटर लैम्बर्ट, साइंस ऑफिसर ऐश, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर केन और 2 इंजीनियर पार्कर और ब्रेट हैं, जो हमेशा अपने बोनस और पैसों की कंप्लेंट करते रहते हैं। इनके साथ एक और बहुत ही क्यूट सा मेंबर है, जोन्स नाम की एक बिल्ली। खाना खाते हुए सब सोच रहे होते हैं कि वो बस कुछ ही हफ्तों में धरती पर होंगे, लेकिन तभी कैप्टन डलास उन्हें एक शॉकिंग न्यूज देता है। वो बताता है कि वे अभी धरती के करीब नहीं हैं। मदर ने उन्हें रास्ते में ही जगा दिया है, क्योंकि पास के ही एक अनजाने प्लैनेट LV-426 से कोई डिस्ट्रेस सिग्नल यानी मदद के लिए पुकार आ रही है। पार्कर और ब्रेट तुरंत गुस्सा हो जाते हैं। उनका कहना है कि हमारा काम मिनरल्स डिलीवर करना है, किसी रेस्क्यू मिशन पर जाना नहीं। लेकिन साइंस ऑफिसर ऐश उन्हें कंपनी का एक स्ट्रिक्ट रूल याद दिलाता है कि अगर उन्हें कोई भी ऐसा सिग्नल मिलता है जिसमें इंटेलिजेंट लाइफ होने का चांस हो, तो उन्हें वहां जाकर इन्वेस्टिगेट करना ही पड़ेगा, वरना उनकी सारी सैलरी और बोनस कैंसिल कर दिए जाएंगे। पैसों के नुकसान के डर से सब चुपचाप मान जाते हैं। कैप्टन डलास मेन शिप को ऊपर ऑर्बिट में छोड़कर एक छोटे लैंडिंग क्राफ्ट में अपनी टीम के साथ उस अनजाने प्लैनेट की तरफ बढ़ता है। उस प्लैनेट का माहौल बहुत ही डरावना और खराब है। वहां भयंकर आंधी और तूफान चल रहा है। लैंडिंग के वक्त विजिबिलिटी बहुत कम होती है, जिसकी वजह से उनका क्राफ्ट काफी डैमेज हो जाता है। अब वे लोग वहीं फंस गए हैं जब तक कि पार्कर और ब्रेट इंजन ठीक नहीं कर लेते। डलास तय करता है कि जब तक रिपेयरिंग चल रही है, वो केन और लैम्बर्ट बाहर जाकर उस सिग्नल का पता लगाएंगे। वे तीनों स्पेस सूट पहनकर उस खतरनाक तूफान में बाहर निकलते हैं। काफी दूर चलने के बाद उन्हें धुंध के बीच एक बहुत ही अजीब और विशालकाय ढांचा दिखाई देता है। पास जाने पर पता चलता है कि वो कोई पहाड़ नहीं, बल्कि एक एलियन स्पेसशिप है, जो बहुत पहले क्रैश हो चुका है। उसका डिजाइन बिल्कुल किसी हड्डी या जीव के ढांचे जैसा लग रहा था, एकदम डरावना और अननेचुरल। वे तीनों उस एलियन शिप के अंदर जाते हैं। अंदर का नजारा और भी खौफनाक था। उन्हें एक बहुत बड़े कंट्रोल रूम जैसी जगह पर एक विशाल एलियन का कंकाल मिलता है, जो किसी पायलट की सीट पर बैठा हुआ था। सबसे अजीब बात यह थी कि उस एलियन की छाती की हड्डियां बाहर की तरफ टूटी हुई थीं, जैसे कि उसके अंदर से कोई चीज फाड़कर बाहर निकली हो। लैम्बर्ट बहुत डर जाती है और कहती है कि हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए, लेकिन केन की क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा थी। वो एक गहरे गड्ढे के पास जाता है और नीचे की तरफ देखता है। डलास उसे एक केबल के सहारे नीचे उतारता है। नीचे केन एक बहुत बड़े हॉल में पहुंचता है, जहां हल्का हल्का नीला कोहरा फैला हुआ है। जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ता है, वो देखता है कि जमीन पर सैकड़ों की तादाद में बड़े बड़े अंडे रखे हुए हैं, एकदम चमड़े जैसे दिखने वाले अंडे। केन एक अंडे के पास जाता है। वो देखता है कि अंडे के अंदर कुछ हरकत हो रही है। अचानक अंडे का ऊपरी हिस्सा किसी फूल की तरह खुल जाता है। केन टॉर्च की रोशनी में अंदर देखने के लिए अपना चेहरा थोड़ा पास ले जाता है, और तभी एकदम से एक भयानक केकड़े जैसा जीव उस अंडे से छलांग लगाता है। केन के हेलमेट का शीशा तोड़कर सीधा उसके चेहरे पर चिपक जाता है। केन वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता है। उधर डलास और लैम्बर्ट घबरा जाते हैं। वे किसी तरह केन को खींचकर बाहर निकालते हैं और उस भयानक तूफान में उसे उठाकर अपने शिप की तरफ भागते हैं। जब वे शिप के दरवाजे पर पहुंचते हैं, तो डलास अंदर रिप्ली को कॉल करके तुरंत दरवाजा खोलने को कहता है, लेकिन रिप्ली, जो एक बहुत ही स्ट्रिक्ट और रूल फॉलोइंग ऑफिसर है, दरवाजा खोलने से साफ मना कर देती है। वो कहती है कि क्वारंटीन प्रोटोकॉल के हिसाब से किसी भी बाहरी इन्फेक्शन को शिप के अंदर नहीं लाया जा सकता। अगर वो जीव खतरनाक हुआ तो सबकी जान जा सकती है। डलास बहुत गुस्सा होता है। लैम्बर्ट गालियां देती है, लेकिन रिप्ली टस से मस नहीं होती। तभी पीछे से साइंस ऑफिसर ऐश आता है और रिप्ली को इग्नोर करते हुए मैनुअल कंट्रोल से दरवाजा खोल देता है। केन को तुरंत मेडिकल बे में ले जाया जाता है। डलास और ऐश मिलकर उसके चेहरे से उस जीव को हटाने की कोशिश करते हैं। वो जीव बहुत मजबूती से केन के चेहरे पर चिपका हुआ है और उसकी एक लंबी पूंछ केन के गले के चारों तरफ लिपटी है। जैसे ही डलास एक सर्जिकल टूल से उस जीव की एक टांग काटने की कोशिश करता है, वहां से खून की एक बूंद जमीन पर गिरती है। वो खून नहीं, बल्कि एक बहुत ही हाई लेवल का एसिड था। वो एसिड इतना तेज था कि वो फ्लोर को जलाता हुआ शिप के निचले डेक को भी छेद कर और नीचे चला जाता है। सब शॉक रह जाते हैं। पार्कर कहता है कि अगर इसका खून एसिड है तो हम इसे मार भी नहीं सकते, वरना ये पूरे शिप को पिघला देगा। उनके पास इंतजार करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। कुछ घंटों बाद ऐश नोटिस करता है कि वो जीव केन के चेहरे से अपने आप हट गया है और मरा हुआ पड़ा है। डलास उसे सावधानी से एक जार में पैक कर देता है। सबसे बड़ी खुशी की बात यह होती है कि केन को होश आ जाता है। वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहा होता है, बस उसे बहुत जोर से भूख लगी होती है। अब तक क्राफ्ट भी रिपेयर हो चुका था, इसलिए वे लोग उस प्लेनेट से उड़ान भरते हैं और वापस अपने मेन शिप नोस्ट्रोमो से डॉक कर लेते हैं। सब लोग बहुत रिलैक्स्ड हैं और हाइपर
स्लीप में जाने से पहले एक साथ डिनर करने बैठते हैं। डाइनिंग टेबल पर हंसी मजाक चल रहा होता है। केन बहुत मजे से खाना खा रहा होता है, लेकिन अचानक केन खांसने लगता है। उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगती है और वो दर्द से तड़पते हुए टेबल पर गिर पड़ता है। सब लोग घबराकर उसे पकड़ते हैं। उन्हें लगता है कि उसे शायद कोई दौरा पड़ा है, लेकिन तभी जो होता है उसने सबकी रूह कंपा दी। केन की छाती पर शर्ट के अंदर से कुछ बाहर आने की कोशिश कर रहा होता है और एक झटके में खून के फव्वारे के साथ केन की छाती फट जाती है और वहां से एक छोटा सांप जैसा खौफनाक जीव अपना सिर बाहर निकालता है। पूरे कमरे में सन्नाटा छा जाता है। सब बस शॉक्ड होकर उस खून से लथपथ जीव को देख रहे होते हैं। वो जीव एक पल के लिए चारों तरफ देखता है और फिर तेजी से फिसलकर शिप के अंधेरे कॉरिडोर्स में कहीं गायब हो जाता है। केन की मौत ने सबको अंदर तक हिला दिया है। वे लोग केन की बॉडी को स्पेस में छोड़ देते हैं। अब उनके सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक अनजान, तेज और खतरनाक एलियन उनके ही शिप में कहीं छुपा है। डलास तय करता है कि वे मोशन ट्रैकर्स, जाल और इलेक्ट्रिक पर्ट्स का इस्तेमाल करके उसे ढूंढेंगे और हवा के रास्ते से बाहर स्पेस में फेंक देंगे। वे लोग 2 टीमों में बंट जाते हैं। ब्रेट, पार्कर और रिप्ली एक टीम में होते हैं। तभी उनके मोशन ट्रैकर पर एक सिग्नल आता है। वे बहुत सावधानी से आगे बढ़ते हैं, लेकिन जब वो पास पहुंचते हैं तो वहां एलियन नहीं, बल्कि उनकी बिल्ली जोन्स होती है जो डर कर भाग जाती है। ब्रेट कहता है कि वो बिल्ली को पकड़ कर लाएगा ताकि मोशन ट्रैकर बार बार गलत सिग्नल न दे। ब्रेट अकेला बिल्ली को ढूंढते हुए शिप के बहुत नीचे वाले हिस्से में पहुंचता है। वहां पानी टपक रहा है और बहुत सन्नाटा है। उसे जमीन पर उस एलियन की छोड़ी हुई कैंचुल मिलती है। तभी वो जोन्स को एक कोने में छुपकर फुफकारते हुए देखता है। ब्रेट जैसे ही बिल्ली को पकड़ने के लिए झुकता है, पीछे से एक विशाल साया उठता है। वो छोटा सा एलियन अब सिर्फ कुछ ही घंटों में 7 फुट लंबा, बेहद खौफनाक और ताकतवर मॉन्स्टर बन चुका था। इससे पहले कि ब्रेट कुछ समझ पाता, वो एलियन अपने जबड़े के अंदर से एक और जबड़ा निकालकर ब्रेट के सिर पर वार करता है और उसे उठाकर ऊपर अंधेरे में ले जाता है। पार्कर और रिप्ली जब वहां पहुंचते हैं तो वहां सिर्फ ब्रेट की टोपी और खून होता है। अब क्रू पूरी तरह से पैनिक में है। डलास को समझ आ जाता है कि ये एलियन एयर डक्ट्स हवा की पाइपों के जरिए पूरे शिप में घूम रहा है। डलास एक फ्लेम थ्रोवर लेकर खुद उन तंग डक्ट्स में जाने का फैसला करता है। प्लान ये था कि वो आग से डराकर एलियन को एयरलॉक की तरफ धकेलेगा और बाकी लोग उसे बाहर स्पेस में रिलीज कर देंगे। डलास डक्ट्स के अंदर रेंग रहा होता है और बाहर लैम्बर्ट मोशन ट्रैकर देख रही होती है। डक्ट्स के अंदर का माहौल बहुत घुटन भरा और डरावना होता है। लैम्बर्ट ट्रैकर देखकर चिल्लाती है, वो तुम्हारी तरफ आ रहा है डलास, जल्दी निकलो वहां से। डलास कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसे सामने कुछ नहीं दिख रहा होता। वो तेजी से नीचे उतरने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अंधेरे में से एलियन झपटता है और डलास की चीख रेडियो पर गूंज उठती है। इसके बाद सिर्फ स्टैटिक की आवाज आती है। डलास भी मारा गया। अब कैप्टन के जाने के बाद रिप्ली इंचार्ज बन जाती है। वो जानना चाहती है कि आखिर मदर कंप्यूटर इस एलियन के बारे में क्या जानती है और ऐश उन्हें क्या नहीं बता रहा है। रिप्ली मदर के मेन कंसोल में जाकर एक स्पेशल एक्सेस कोड डालती है। स्क्रीन पर जो जानकारी सामने आती है वो रिप्ली के पैरों तले जमीन खिसका देती है। स्क्रीन पर लिखा था, स्पेशल ऑर्डर 937, साइंस ऑफिसर ऐश इंचार्ज है। एलियन को जिंदा वापस लाना है। क्रू की जान की कोई कीमत नहीं है, उन्हें मरने दो। मतलब जिस कंपनी के लिए वे काम करते हैं उसे पहले से उस सिग्नल और एलियन के बारे में पता था। कंपनी उस एलियन को धरती पर लाना चाहती थी ताकि उसका इस्तेमाल बायो वेपन के तौर पर किया जा सके, और उन्होंने जानबूझकर ऐश को इस मिशन पर भेजा था ताकि वो ये काम पूरा कर सके। रिप्ली गुस्से में पीछे पलटती है तो देखती है कि ऐश वहां खड़ा है। ऐश का चेहरा बिल्कुल भावहीन है। वो दरवाजा बंद कर देता है। रिप्ली समझ जाती है कि ऐश अब उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। दोनों के बीच एक भयानक हाथापाई शुरू होती है। ऐश की ताकत किसी आम इंसान से बहुत ज्यादा है। वो रिप्ली को पकड़कर एक टेबल पर पटक देता है और एक मैगजीन को रोल करके उसके मुंह में ठूंसने लगता है ताकि उसका दम घुट जाए। रिप्ली तड़प रही होती है। तभी पार्कर और लैम्बर्ट वहां पहुंच जाते हैं। पार्कर एक लोहे का रॉड उठाकर ऐश के सिर पर पूरी ताकत से मारता है और तभी एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। ऐश के सिर से लाल खून नहीं बल्कि सफेद रंग का लिक्विड निकलने लगता है। पार्कर एक और जोरदार वार करता है और ऐश का सिर धड़ से अलग हो जाता है। वो कोई इंसान नहीं था, वो एक रोबोट था जिसे कंपनी ने उनके बीच छुपा कर रखा था। वे लोग ऐश के कटे हुए सिर को वापस पावर से जोड़ते हैं ताकि उससे सच जान सके। रिप्ली पूछती है, हम इसे कैसे मारें? ऐश का कटा हुआ सिर अपनी मशीनी आवाज में कहता है, तुम लोग इसे नहीं मार सकते। ये एक परफेक्ट ऑर्गेनिज्म है। इसके अंदर कोई इमोशन नहीं है, कोई डर नहीं है। मैं इसकी परफेक्शन की बहुत इज्जत करता हूं। तुम लोग बचने वाले नहीं हो। मेरी सहानुभूति तुम्हारे साथ है। इसके बाद पार्कर गुस्से में ऐश के सिर पर फ्लेम थ्रोवर चला देता है। अब बचे हैं सिर्फ 3 लोग, रिप्ली, पार्कर और लैम्बर्ट। रिप्ली फैसला करती है कि इस बड़े शिप में वो एलियन से नहीं जीत सकते। उनका प्लान है कि वे नॉस्ट्रोमो का सेल्फ डिस्ट्रक्ट सिस्टम ऑन कर देंगे ताकि शिप और एलियन दोनों बम की तरह फट जाएं और वे तीनों छोटे एस्केप शटल नार्सिसस में बैठकर भाग जाएंगे। शटल तैयार करने के लिए पार्कर और लैम्बर्ट कूलेंट लेने नीचे जाते हैं, जबकि रिप्ली सेल्फ डिस्ट्रक्ट की तैयारी करने लगती है। पार्कर और लैम्बर्ट जब कूलेंट इक्विपमेंट इकट्ठा कर रहे होते हैं तभी एलियन वहां धमकता है। वो सीधा लैम्बर्ट की तरफ बढ़ता है। लैम्बर्ट डर के मारे एकदम सुन्न पड़ जाती है। वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पाती। पार्कर लैम्बर्ट को बचाने के लिए एलियन पर हमला करता है, लेकिन एलियन बहुत आसानी से पार्कर को मार गिराता है। रिप्ली को उनके रेडियो पर चीखें सुनाई देती हैं, लेकिन वो उनकी कोई मदद नहीं कर सकती। अब पूरा क्रू मारा जा चुका है, सिर्फ रिप्ली बची है। रिप्ली दौड़कर सेल्फ डिस्ट्रक्ट सिस्टम एक्टिवेट कर देती है। सायरन बजने लगते हैं, लाल बत्तियां फ्लैश होने लगती हैं और कंप्यूटर अनाउंस करने लगता है कि 10 मिनट में पूरा शिप ब्लास्ट हो जाएगा। रिप्ली अपनी बिल्ली जोन्स को उसके कैरियज बॉक्स में उठाती है और एस्केप शटल की तरफ भागती है, लेकिन जब वो शटल के कॉरिडोर में पहुंचती है
तो उसके होश उड़ जाते हैं। एलियन ठीक शटल के दरवाजे के सामने खड़ा होता है। वो रास्ता ब्लॉक कर चुका है। रिप्ली डरकर बिल्ली के बॉक्स को वहीं छोड़ती है और उल्टे पैर वापस कंट्रोल रूम की तरफ भागती है ताकि सेल्फ डिस्ट्रक्ट को कैंसिल कर सके। वो बहुत मुश्किल से कोड डालती है, लेकिन टाइम ओवर हो चुका होता है। मदर अनाउंस करती है कि अब सेल्फ डिस्ट्रक्ट कैंसिल नहीं हो सकता। अब रिप्ली के पास कोई रास्ता नहीं है। शिप फटने वाला है और भागने का सिर्फ एक ही रास्ता है, जिस पर एलियन खड़ा है। वो हार मानकर रोने लगती है, लेकिन फिर हिम्मत जुटाकर अपना फ्लेम थ्रोवर उठाती है और वापस शटल की तरफ जाती है। जब वो वहां पहुंचती है तो देखती है कि एलियन वहां नहीं है। वो तुरंत जोन्स को उठाती है, शटल के अंदर जाती है और दरवाजा बंद करके शटल को मेन शिप से अलग कर देती है। शटल तेजी से दूर जाने लगता है। रिप्ली खिड़की से देखती है कि पीछे नॉस्ट्रोमो एक भयानक धमाके के साथ फट जाता है। सब कुछ खत्म हो गया, एलियन मारा गया। रिप्ली चैन की सांस लेती है। वो अपने कपड़े बदलती है और हाइपर स्लीप की तैयारी करने लगती है ताकि वो और जोन्स आराम से धरती तक का सफर तय कर सकें। लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी। जब रिप्ली जोन्स को उसके पॉड में सुला रही होती है, तभी उसे पीछे से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वो पलट कर देखती है और उसका खून सूख जाता है। शटल की दीवार में पाइपों के बीच एलियन बिल्कुल छुप कर बैठा हुआ था। वो नोस्ट्रोमो से भागकर शटल में आ गया था। एलियन धीरे धीरे अपनी जगह से उठता है। शटल में भागने की कोई जगह नहीं है। रिप्ली बहुत समझदारी से बिना आवाज किए पीछे हटती है और दीवार में रखे स्पेस सूट के लॉकर में घुस जाती है। एलियन उसे देख रहा होता है, लेकिन वो आराम से उसकी तरफ बढ़ता है। रिप्ली जल्दी से स्पेस सूट पहनती है और हेलमेट लॉक कर लेती है। अब उसे सांस लेने की कोई टेंशन नहीं थी। वो अपने कंसोल से शटल के एयरलॉक का दरवाजा खोल देती है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, शटल के अंदर की सारी हवा बहुत तेज प्रेशर के साथ बाहर स्पेस में खींचने लगती है। इस भयंकर प्रेशर की वजह से एलियन भी हवा के साथ बाहर की तरफ उड़ जाता है, लेकिन वो अपने तेज नाखूनों से दरवाजे के किनारे को पकड़ लेता है। रिप्ली तुरंत एक ग्रेपलिंग हुक बंदूक उठाती है और सीधा एलियन पर फायर कर देती है। हुक एलियन के शरीर के आर पार हो जाता है, लेकिन बंदूक का तार शटल के दरवाजे में फंस जाता है, जिसकी वजह से एलियन स्पेस में लटक जाता है और अंदर आने की कोशिश करने लगता है। रिप्ली तुरंत एयरलॉक का दरवाजा बंद करती है और शटल के इंजनों को ऑन कर देती है। इंजन से निकलने वाली भयंकर आग सीधा एलियन पर पड़ती है और उसे दूर स्पेस के गहरे अंधेरे में धकेल देती है। फाइनली वो खौफनाक मॉन्स्टर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। रिप्ली पूरी तरह से थक चुकी है। वो जोन्स को सहलाती है। शटल के कंप्यूटर में अपनी आखिरी ऑडियो लॉग रिकॉर्ड करती है कि मैं रिप्ली, नोस्ट्रोमो की आखिरी सर्वाइवर, अब हाइपर स्लीप में जा रही हूँ, और वो सोने के लिए अपने पॉड में चली जाती है। तो चलो, अपनी हीरोइन ने अकेले ही उस डेंजरस एलियन का बैंड बजा दिया, अपने फेवरेट पेट जोन्स को भी बचा लिया और फाइनली उसे एक सुकून की नींद भी मिल गई।